हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान धारा। क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। रिसेंटली ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के द्विवर्षीय प्रोग्राम का 12वां एडिशन यहाँ रिलीज़ किया गया है, जिसमें 180 देशों को उनके पर्यावरण को लेकर किए गए कामों और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। 168 पोजीशन भारत को इस रैंकिंग में मिली हुई है। तो आइए जानें कि ईपीआई क्या है और किस तरीके से यह कार्य करता है। यदि हम बात करें ईपीआई की, तो ईपीआई येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक संयुक्त पहल है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF से सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें इसकी फंडिंग की, तो मैककॉल मैकबेन फाउंडेशन है जिसके द्वारा ईपीआई को फंडिंग यहाँ पर की जाती है। यदि ईपीआई को देखें तो ईपीआई का जो मेन फंक्शन है वो है कि ये एक डेटा प्रोवाइड करवाता है वर्ल्ड को, कि वर्ल्ड के जो नेशन हैं, देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो इन्वायरमेंट को लेकर कैसा काम कर रही हैं और आगे चलकर उनको क्या करना चाहिए। इस तरीके के सजेशन इस इंडेक्स, इस प्रदर्शन सूचकांक द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं इसकी समरी में। यदि हम इसके काम की बात करें तो यह 32 इंडिकेटर्स के ऊपर ये काम करता है, देशों की निगरानी करता है, देखता है कि कौन से देश इस इंडिकेटर पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो 32 इंडिकेटर हैं, ये 11 जो इशू है मेन, उसकी कैटेगरी के ही सब पार्ट है। यदि इस बार की हम ईपीआई की बात करें तो इसमें 180 देशों की रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। यदि हम ईपीआई के पहले वर्जन की बात करें या फर्स्ट उसका जो रिलीज़ हुआ था, एडिशन था, वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम पर, पायलट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम पर 2002 को पब्लिश हुआ, जिसे इन्वायरमेंटल टारगेट्स जो कि यूएन द्वारा उस समय निर्धारित किए गए थे, उसके सप्लीमेंट के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। इन टारगेट्स को यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करें ईपीआई के फ्रेमवर्क की कि किस तरीके से उसकी वर्किंग प्रोसेस है और किस तरीके से ये काम करता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पाई चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ 2 मेन ऑब्जेक्ट पर ये काम करेगा ईपीआई, जिसमें मेन रहेगा हमारा इको सिस्टम विटिलिटी और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल हेल्थ, जिसमें इकोसिस्टम विटिलिटी जो ग्रीन में है उसे 60% का वेटेज यहाँ पर मिलता है और इन्वायरमेंटल हेल्थ को 40% का वेटेज यहाँ पर दिया गया। ओवरऑल यदि हम रैंकिंग की बात करें तो ये आउट ऑफ 100 दी जाती है, जिसमें इकोसिस्टम का 60% रहेगा और इन्वायरमेंटल हेल्थ को लेकर किए जाने वाले कामों का 40% रहेगा। अब इन दोनों जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, इनके तहत लगभग 11 कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। यदि हम बात करें इकोसिस्टम विटिलिटी की, तो यहाँ पर सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट का जो वेटेज है वो 15% रहेगा। इकोसिस्टम सर्विसेज का 6%, मत्स्य पालन जो है फिशरीज को लेकर यहाँ पर 6%, वाटर रिसोर्सेज का 3% और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा 24%। फिर यहाँ पर आप देखें पॉल्यूशन इमिशन, इसका 3% रहेगा। हम बात करें इन्वायरमेंटल हेल्थ की, तो इसके अंतर्गत आने वाली जो कैटेगरीज हैं वो रहेगी मेन मुख्य रहेगा वो एयर की क्वालिटी रहेगी, जो वेटेज रखेगा कितना 20%। फिर स्वच्छता और ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छता और पेयजल, जिसका वेटेज रहेगा 16%। हैवी मेटल्स को लेकर 2%। वेस्ट मैनेजमेंट कैसा क्या है नेशंस का, कंट्रीज़ का, उसके ऊपर भी कुछ वेटेज यहाँ पर दिया गया। अब इन
कैटेगरीज के अंदर भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके तहत ये काम करेंगे। तो ये इंडिकेटर्स हो गए हमारे, जैसे कि वेस्ट वाटर कैसा हो रहा है हमारा, तो ये 3% का वेटेज रखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना है, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इन इंडिकेटर्स में देखें तो 11.6% जो कार्बन डाइऑक्साइड का है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या एमिशन हो रहा है, मीथेन का क्या है एमिशन, तो ये सारे इंडिकेटर्स इन पर काम करेंगे। फिर यदि हम यहाँ पर देखें कि जो इन्वायरमेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या क्या हो गए, यहाँ पर जो हाउस होल्ड जो फ्यूल्स हैं उनको लेकर भी यहाँ पर 8% वेटेज है। स्वच्छता को लेकर ओजोन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है किस देश के एमिशन से, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो रहेंगे, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, लेड कितना लैंड में है, वाटर में है, क्या परसेंटेज जो है वो कंट्रीज़ अपने लैंड और वाटर में लेड का मिक्स कर रही है, तो इस तरीके के जो वेटेज है वो यहाँ पर शो किए गए हैं इंडिकेटर्स के माध्यम से। और इन इंडिकेटर्स में कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है उसी के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर उन्हें मार्किंग दी जाएगी। तो इस तरीके से ईपीआई इन इंडिकेटर्स कैटेगरीज को लेकर काम करता है। अब यदि हम बात करें कि ईपीआई का जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं और उनका स्कोर कितना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डेनमार्क है। डेनमार्क की पोजीशन फर्स्ट है, रैंक फर्स्ट है, और उसे जो है जो मार्क्स कितने मिले आउट ऑफ 100 वो हैं लगभग 82.5 यहाँ पर, करेक्ट है। लग्जमबर्ग सेकंड पर देखें तो पोजीशन है सेकंड, और इसके जो मार्क्स हैं ईपीआई स्कोर जो है वो कितना है 82.3। फिर थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड पोजीशन है स्विट्ज़रलैंड की, जिसका जो स्कोर है वो है 81.5, आउट ऑफ 100 चल रहा है। फिर आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी रैंक है 4th और मार्क है इसके स्कोर है 81.3। और 5th नंबर पर है, 5th पोजीशन है फ्रांस की, जिसके स्कोर है 80%। सो ये हमारी टॉप 5 कंट्रीज़ हो गई। अब बात करें हमारे सदर्न एशिया की, दक्षिणी एशिया के बारे में, ठीक है। हम भारत की बात करें तो भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है, 168वां, 180 में से 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो साउथर्न एशिया की बात करें तो यहाँ पर भूटान है, उसे जो है 107वां स्थान, 107 पोजीशन है भूटान की, और दक्षिण एशिया में ये पहले नंबर पर। और मार्क है इसकी, हम बोले स्कोर जो है वो कितना है 39.3 स्कोर है इसका। फिर श्रीलंका 109वां स्थान, स्कोर है 39। मालदीव्स 127वां स्थान और स्कोर है 35.6। पाकिस्तान 142वां, मान के चलिए, देखिए इंडिया कहाँ पर 168वां और हमसे ऊपर कौन है, पाकिस्तान को मिल गया। तो 142वां स्थान पाकिस्तान का और इसका स्कोर 33.1। नेपाल 145वां स्थान, स्कोर 32.7। बांग्लादेश 162 पोजीशन है इसकी और जो इसको स्कोर मिले हैं 29। और यहाँ पर आप देखिए भारत का स्थान 168वां और इसे स्कोर मिले हैं कितने 27.6। आप सोच सकते हैं कि साउथ एशिया में कौन से स्थान पर है भारत, 7वें स्थान पर। और भारत सिर्फ किससे ऊपर है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का जो नंबर है वो कितना है, जो रैंक है वो 178 भी है और उसे जो स्कोर मिले हैं वो कितने मिले हैं 25.5। कहाँ पर भारत स्टैंड कर रहा है आप देख सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या इस ईपीआई से पता चलता है, तो 168 रैंक तो है और 100 में से इसे कितना मिला है 27.6 मिला हुआ। वही बात करें, अब देखिए ये कौन सा प्रोग्राम है, द्विवर्षीय प्रोग्राम है, हर 2 साल में ये रिलीज होता है। तो 2018 की बात करें तब भारत का जो स्थान था वो कितना था 177 था और तब भी उसे कितने मार्क्स मिले थे, 2 से मार्क्स बोले या स्कोर बोले तो ये हो जाएंगे 27.6। तो 100 स्थानों में तो यदि हम बात करें रैंक में तो सुधार हुआ है, लेकिन यदि हम स्कोर देखें तो स्कोर भी अभी भी वही हुए। तो ये जो ईपीआई है यहाँ पर
जो है पिछले 10 वर्षों का भी कंपैरिजन बता रही है। तो यदि हम भारत की बात करें तो 10 वर्षों में कंपैरिजन देखें तो आज से 10 वर्ष पहले यदि हम 2010 की बात कर लें, तब भारत का स्थान जो था वो लगभग वो था 163वां स्थान, और जो स्कोर थे वो लगभग इतने ही थे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पिछले दशक में भारत की जो रैंकिंग है उसमें कुछ खासा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला, और घटा ही है। 163वां स्थान था, अब कौन सा आ गया, 168वां स्थान। तो इसका मीनिंग ये है कि भारत को अभी भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अटेंशन देना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो भी सारे पैरामीटर्स दिए हैं उन पर काम करना यहाँ पर बहुत आवश्यक हो गया है। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन हुआ। यदि हम बात करें कि जो इंडिया का जो स्कोर है, ठीक है, कंपैरिजन की बात करें तो जो मेन 5 की पैरामीटर्स हैं, जो इन्वायरमेंटल हेल्थ को लेकर हमने देखा पाई चार्ट में, एयर क्वालिटीज़ को लेकर देखा, सैनिटेशन स्वच्छता हो गया, ड्रिंकिंग वाटर पेयजल हुआ, हैवी मेटल्स का मैनेजमेंट कैसे हो रहा, भारी धातुओं का मैनेजमेंट कैसे हो रहा, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा, इन सब में बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा है, बहुत ही यहाँ पर उसे कम स्कोर मिले हुए हैं। और एयर क्वालिटी की तो बात करिए तो एयर क्वालिटी में तो भारत बहुत ही निचले स्तर पर, ठीक है। और यही बात करें हम बायोडाइवर्सिटी का जो मेन है और इकोसिस्टम सर्विसेज है, इसमें भी भारत को कुछ खासा फायदा नहीं हुआ है, इसमें भी इसका स्थान बहुत ही निचले स्तर पर रहा हुआ। यहाँ तक कि जो हमारी साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी यदि हम देखें जो क्लाइमेट चेंज को लेकर होता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए, तो उसमें भारत को साउथ एशिया में दूसरा स्थान प्राप्त है, और पहला स्थान यहाँ पर किसे प्राप्त है, पाकिस्तान को। और ओवरऑल यदि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ओवरऑल जो कंट्रीज़ हैं उनमें भारत को 106 यहाँ पर पोजीशन प्राप्त है। इससे पहले जो हम एयर क्वालिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देखिए एयर क्वालिटी 180 देशों में 179, मतलब एक ही देश हमसे पीछे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी हो गई। आए दिन आप दिल्ली के बारे में पढ़ते रहते, सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी को लेकर बात होती है दिल्ली ही चर्चा में रहती, ठीक है। यदि हम हेल्थ को लेकर बात करें तो 172वां स्थान है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर 148 है। क्लाइमेट चेंज ओवरऑल यदि देखते हैं तो 106 स्थान प्राप्त है, 106वां स्थान यहाँ पर। वेस्ट मैनेजमेंट 103, तो मतलब 100 के नीचे ही है, 100 के ऊपर ही है सब। तो भारत को यहाँ पर विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पाकिस्तान यदि हम बात करें कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी देखिए आप, पाकिस्तान का जो ओवरऑल पोजीशन है वो कितनी है, 142 भी है, मतलब वो इंडिया से कितने ऊपर है। और चाइना की भी बात करें, आज से कुछ समय पहले जो चाइना था उसकी स्थिति, इस परफॉर्मेंस जो है हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, उसमें कुछ खासी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसने जो नई पॉलिसीज़ यहाँ पर लेकर आ रहा है उसके तहत तो अब उसका जो स्थान है चाइना का वो कौन सा है, ओवरऑल 120वां। वहीं बात करें हम यूएसए की तो उसे यूएसए को भी 24वां स्थान ओवरऑल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सो ये हुए हमारे कि क्या कौन सा स्थान प्राप्त है। अब इंडिया की बात करें तो 168वां। इंडिया से जो भारत से जो पीछे जो देश हैं वो कुछ बुरुंडी हुए, हैती हुआ, अफगानिस्तान, सोलोमन द्वीप, ऐसे ही कुछ 11 देश हैं जो भारत से पीछे हैं। बस भारत 168वें स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमें किस दिशा में काम करना है, हमें हमारे ब्लैक कार्बन, CO2, ग्रीन गैस उत्सर्जन, इनको लेकर, इनके प्रदर्शन, इनके मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारी यहाँ पर पॉलिसीज़ बनानी है और काम करना है। और EPI बेसिकली यही यहाँ पर शो करता है, ये इंडेक्स, कि सबसे पहले तो हमें ये जो पूरी लिस्ट है देशों की जो रैंकिंग, उसे देखकर ये पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसे किस क्षेत्र में क्या काम करने हैं दूसरे देशों से, यहाँ पर वो सीख सकता है। तो यहाँ से हम यदि देखें तो इस EPI इंडेक्स की यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ से हम सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम्स को स्पॉट कर सकते हैं इन इंडिकेटर्स, इन कैटेगरीज के माध्यम से। फिर
हमें प्रॉब्लम्स अब मिल चुकी हैं, तो यहाँ पर हम अपने टारगेट्स बना सकते हैं कि हाँ, हमें वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर काम करना है, किस तरीके की पॉलिसीज़ हैं, इन्हें लेकर क्या काम करना है, तो यहाँ पर अपने टारगेट सेट करना होगा। तीसरी बात, यहाँ पर अब हमें उस जो टारगेट तो हमने सेट कर लिया हुआ, उस रास्ते पर हमें जाना है, हमारे ट्रैक को यहाँ पर डिसाइड करना रहता है। फिर बाद में जो भी हमने काम किया है, चौथा हमारा काम रहेगा कि जो भी आउटकम्स आए हैं उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और फिर लास्ट जो आता है कि आइडेंटिफाई या बनाना हमें कुछ इस तरीके की बेस्ट पॉलिसी फॉर प्रैक्टिसेस, और इन सब से निपटने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगी, बेस्ट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंस हुए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर ईपीआई का काम ये हो जाता है कि इस एनालिसिस, ईपीआई के एनालिसिस के बेसिस पर जो गवर्नमेंट रहेंगी, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट रहेंगी, वो आसानी से क्या करेंगी, अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें वो रिजॉल्व कर लेंगी, और साथ ही साथ अपने पॉलिसीज़ और एजेंडा को यहाँ पर रिफ़ाइन कर सकती हैं, बदल सकती हैं, ताकि इस दिशा में और अच्छे कदम उठाए जा सकें। ठीक है, तो इस तरीके से जो ईपीआई है वो पर्यावरण को लेकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण काम करता है। अब यहाँ पर बात आती है, कहा भी गया है कि यदि हमें हमारे फ्यूचर को सस्टेनेबल करना है तो हमारी जो गवर्निंग पॉलिसीज़ हैं उन्हें सही करना होगा। गुड गवर्नेंस मेक अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो कैसे पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, उस दिशा में क्या कार्य हो रहा है, इस तरीके से हम अपना यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अपना स्थान यहाँ पर सही कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग।